हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपने मैट्रिसेस का जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था, फर्स्ट लेक्चर, वो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, अच्छे से देखा होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो दिन ब दिन मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो जितने रिवीजन आप करेंगे, जितनी बार आप इसको देखेंगे, तो उतना आपके लिए इसमें बेटर है। बाकी चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है और आपके लिए जो लेवल रखी है आईसीए ने वो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का मैट्रिसेस है। आपके लिए कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रखी है। तो अगर आप बेसिक को अच्छे से समझेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने एक बार मैट्रिसेस समझे थे, मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे अरेंजमेंट होती है, मैट्रिसेस किस चीज को बोलते हैं, और उसके बाद हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर समझा था, मैट्रिसेस की एलिमेंट्स की पोजीशनिंग समझी थी, और इसके अलावा हमने मैट्रिसेस के जो बेसिक टाइप है वो समझे थे। आज हमारा जो पार्ट है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस या ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को हम कैसे आपस में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, दो मैट्रिक्स को हम कैसे आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये सब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ये हमें आज पढ़ना है। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने जस्ट मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस किस टाइप के होते हैं, लेकिन हमने एक सिंगल मैट्रिक्स की बात की थी। अब हम मैट्रिसेस का आपस में देखेंगे कैसे हम इनको आपस में ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, और या आप इसको बोल सकते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारा आज का रहेगा टॉपिक। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। रिवीजन पर्पस के लिए मैं आपको कुछ चीजें नोट करवाता हूं। पहला, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस मेरे पास क्या होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, याद होगा आपको, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये लास्ट लेक्चर की कुछ बातें है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स जैसे बनाया, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हम लिखेंगे 3 × 3। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसको डिनोट करते हैं ए से, इसको रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में। ये हमने ऑलरेडी ये चीजें सारी पढ़ी हुई है। अब इसका अगर मुझे ऑर्डर बताना, मैं क्या लिखूंगा, इसको ए आई जे जर्नल फॉर्म में, आई थ्रू जेथ कॉलम। तो इसका स्पेसिफिक फॉर्म क्या है, ए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ए 2 3। ये चीजें हमने सारी पढ़ी हुई है। इसके बाद हमने पढ़े मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जस्ट आपके साथ रिपीट करूंगा। हमने कल पढ़ा था रो मैट्रिक्स, पता है, जिसमें खाली रो हो, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये हमने कल पढ़े थे। स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रोज, यहां से हमने शुरू किया सिग्निफिकेंट पार्ट, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमने कहा था वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स की थी। फिर स्क्वायर से हमने क्या पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या पढ़ा था हमने कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे जो सारे एलिमेंट्स है वो लीडिंग डायगोनल पे हो। ठीक है, तो याद होगा आपको, हमने कहा था लीडिंग डायगोनल क्या होता है हमारे पास, लीडिंग डायगोनल हमारे पास होता है अगर मैं जो पहला एलिमेंट है मेरे पास A11, उससे अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो मेरे पास लीडिंग डायगोनल कहलाता है। हमने कल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स से हम बना सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स, जहां पे लीडिंग डायगोनल पे जो टर्म्स है वो इक्वल हो। और अगर टर्म्स को मैं 1 कर दूं, के को बाहर दे जाऊं, जो हम आज सीखेंगे, तो उसको हम कहते हैं फिर अपने पास यूनिट मैक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा था अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, जहां पे सारी टर्म्स लीडिंग डायगोनल से ऊपर हो और लीडिंग डायगोनल से नीचे जीरोस हो। ये लीडिंग डायगोनल है, यहाँ से ऊपर टर्म्स हो, ठीक है, इस पे भी टर्म्स हो और नीचे जीरो हो। और अगर उल्टा है, यहाँ सारा जीरोस है और यहाँ टर्म्स है,
तो हमने कहा था ये हमारे पास हो गया लोअर ट्रायंगल, लोअर डायगोनल, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सब मैट्रिक्स। हमने कहा था अगर हम किसी मैट्रिक्स से रो या कॉलम डिलीट करें तो जो बचेगा वो सब मैट्रिक्स है, जो लार्जर मैट्रिक्स का छोटा हिस्सा, सब मैट्रिक्स। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कल लास्ट, इक्वल मैट्रिक्स। तो हमने क्या कहा था, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास हो, इनका ऑर्डर भी सेम हो, ऑर्डर सेम हो, और इनके जो एलिमेंट्स है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, वो भी इक्वल हो, तो हमने कहा था कि वो हमारे पास कहलाया जाता है इक्वल मैट्रिक्स। तो आपको ये सब अपने पास याद होना चाहिए, और अगर आपने ये चीज अभी नहीं देखी है तो मेरा आप लास्ट लेक्चर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आज के पार्ट की तरफ, जो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये हमारा आज का टॉपिक है, तो अब यहां से आप देखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत ही इजी पार्ट है, बस कॉन्सेप्ट अब थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक 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 और चीज है। तो सबसे बेसिक ऑपरेशन कौन सा है, सब आप जानते हैं, एडिशन। पहले हम एडिशन टेस्ट करेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है। सपोज मैं आपको बोलूं मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ए और बी डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को, बिकॉज वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ओके, और कैपिटल में भी अपर केस कैपिटल लेटर्स। एलिमेंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल केस लेटर से, बट मैट्रिक्स एज अ होल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब क्वेश्चन है कि मेरे पास दो मैट्रिसेस है, मैं इनको कब आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? आंसर इज नो। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी फिट फॉर एडिशन। कब? फिट फॉर एडिशन मैं कब दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूं? बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप खुद समझ आनी चाहिए। व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। अगर दो मैट्रिसेस ये मेरे पास ए और बी है, अगर इनके ऑर्डर सेम है, ऑर्डर आपको पता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर जो हमने कल पढ़ा है वो टर्मिनोलॉजी में आप यूज करूंगा, मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ऑर्डर हमने पढ़ा हुआ, ऑर्डर क्या चीज है? अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तभी दे आर सेड टू बी फिट फॉर एडिशन, अदरवाइज मैं ऐड उनको नहीं कर सकता। ठीक है, अब ऐड कैसे करते हैं? बहुत ही इजी चीज है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनको आप ऐड करिए। ठीक है, ठीक है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ए में एक एलिमेंट है ए आई जे, यानी ith रो jth कॉलम, इसको मैं बी में जो एलिमेंट होगा सेम प्लेस पे बी आई जे उसको ऐड करूंगा। यानी अगर इसको मैं इलैबोरेट करना चाहूं, मैं A11 को B11 से जोड़ूंगा, A31 को B31 से जोड़ूंगा, एंड सो ऑन। यानी सबसे पहला टेस्ट मुझे क्या है एडिशन के केस में, सबसे पहला टेस्ट क्या है मुझे एडिशन के केस में, ऑल दो मैं इसको अगर एक्सटेंड करना चाहूँ, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज होती है, मैंने आपको पहले ही सेक्शन में समझाया हुआ है। बाकी सब सेम, यहाँ पे ऐड की जगह आएगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, इतने प्रोफिशिएंट आप इतने दिनों में हो ही गए होंगे, आप टर्मिनोलॉजीज को समझे। हम क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी ए आई जे और बी आई जे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ए प्लस बी या ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो पहला टेस्ट है कि आर दे फिट फॉर एडिशन और नॉट। और तीसरा पॉइंट जो एडिशन में है, जो मैं आपको लिखना चाहता हूं, वो ये है एडिशन में तीसरा पॉइंट, कि जो ऑर्डर होगा ऑफ अ न्यू मैट्रिक्स, वो किसके बराबर होगा? वो होगा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। ऑब्वियसली उसी ऑर्डर में वो चीज होगी। ठीक है, एग्जांपल देख ले। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 8 1 2 4 0 3 9, ये ए है, और मैं आपको बोलूं इसमें आप जोड़ो एक मैट्रिक्स 1 2 4 9, बताइए क्या आप इनको जोड़ सकते हैं? पहला टेस्ट देख लीजिए, टेस्ट 1, whether they are fit for addition, fit for addition। आप बोलेंगे नो दे आर नॉट फिट फॉर एडिशन, दे आर नॉट फिट फॉर एडिशन, बिकॉज यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3x3, इसको 3x3 बोलते हैं, इंटू नहीं बोलते, 3x3, और यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2x2। अगर अब इनके ऑर्डर्स अलग अलग है तो मैं इनको ऐड कर ही नहीं सकता, तो ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अब आते हैं
बेटर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल समझेंगे। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 8 और 9, और मेरे पास एक और मैट्रिक्स है 0 1 4 और 6। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। वेदर दे आर फिट फॉर एडिशन, आप बोलेंगे यस, तो आप नया मैट्रिक्स निकालोगे a प्लस बी। इसको मैंने a नाम रखा, इसको मैंने b नाम रखा इस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो सिंपली आप इनको ऐड करेंगे। 2 प्लस 0, 4 प्लस 1, 8 प्लस 4, 9 प्लस 16, और ये मेरे पास क्या आएगा सॉल्यूशन? नया मैट्रिक्स क्या आएगा मेरे पास? 2 5 12 एंड 15, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना? बहुत ही आसान सी चीज। सबसे पहले आप देखिए क्या क्या ऑर्डर सेम है, यस, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है? मैंने A11 को ऐड किया B11, यहां मैंने ये एलिमेंट जो है मेरे पास A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको ऐड किया B फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A22 को ऐड किया B22, और यहाँ पे मैंने A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड किया B सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, बहुत ही इजी पार्ट है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन का एक देख ले। 2 4 8 9 माइनस 0 1 4 6। सेम चीज है, मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, सेम चीज है। 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग 6 3। तो ये हो गया A माइनस बी मैट्रिक्स का आंसर। लिखते कैसे हम इसको? A माइनस बी। ठीक है, बिकॉज ये मैट्रिक्स को डिटरमाइन करता है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो आपने एडिशन वाला पोर्शन और सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट अपने पास कर लिया। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या ये फिट फॉर एडिशन है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो आप बोलेंगे हाँ, और करेंगे कैसे? आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, हो गया ये पार्ट आपका कंप्लीट। अच्छा, अब कुछ चीजें लॉजिकली हम देख सकते हैं, उसमें कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज लॉजिक वही चीज कहता है। अब चाहे तो मैट्रिसेस को लेके उसको कर लीजिए, मैं इसका फर्दर नहीं करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप उसको अपने पास खुद सॉल्व करेंगे। क्या पॉइंट है मेरा कि अगर मैं मैट्रिसेस A प्लस बी लूं, तो क्या वो B प्लस A के बराबर होगा? एंड आंसर इज अ बिग यस, बिकॉज A प्लस बी कैसे बनता है? एलिमेंट्स को जोड़ के, ये पता है आपको। और एलिमेंट्स एलिमेंट्स तो नंबर्स हो गए। तो नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है? जो नंबर्स हमारे पास है, नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है? A प्लस स्मॉल में लिखा इज इक्वल टू B प्लस A। तो इसका मतलब अगर मैं मैट्रिसेस A और मैट्रिसेस B के एलिमेंट्स जोड़ूं और या B के और A के जोड़ूं, बात तो सेम हो गई। तो ये मेरे पास आएगा यस, दिस फॉलोज। ठीक है, क्या मैं 2 के अलावा 3 के साथ भी ये चीज कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब मैं इसमें से किसी भी दो को पहले करूं फिर एक को करूं तो बात एक ही बनेगी। आई मीन टू से ऐसे, पहले मैं इन दो को करूं ऐड फिर सी जोड़ूं, या ऐसे करूं ऐसे करूं, बात एक ही है। इनफैक्ट अगर मैं ऐसे भी इसमें करूं तब भी ये मैट्रिक्स जो निकलेगा वो मैट्रिक्स सेम होगा। इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग, इसमें कुछ समझाने लिखने याद करने वाला कोई ऐसा सीन नहीं है। और आपको पता है ऑफ कोर्स के ऑर्डर्स आर सेम, तभी दे आर सेड टू बी फिट फॉर एडिशन पार्ट। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 को वाइंड अप करूं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट और यूज में ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। यहां पे आपने थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे, हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा हूं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो क्या चीज होती है? ब्रैकेट में लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट, इस चीज को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या चीज होती है? मैट्रिक्स की स्केल बढ़ाना, मैट्रिक्स की स्केल बढ़ाना। मतलब
मैं आपको ऐसे बोलूं, अगर मेरे पास सपोज सिंपल सी कोई चीज है 8, ठीक है, ये मैट्रिक्स भी है और एक एलिमेंट भी, एक सेट भी है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूं सपोज 2, तो मैंने इसको क्या किया, दुगुना किया, इसकी स्केल को बढ़ाया, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स ए है, और मैं बोलता हूं इस मैट्रिक्स ए को आप किसी कांस्टेंट, किसी नंबर 3 से मल्टीप्लाई करो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स है ए आई जे, उनको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है, इस एलिमेंट में जो भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इट्स कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज ये ऑपरेशन क्या करता है, इसमें जो एलिमेंट्स है सबकी स्केल बढ़ा देता है, सबको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जर्नल लैंग्वेज में बोलते के गुना करता है। कैसे, मैं ऐसे लिखते हैं इसको, के यानी कांस्टेंट इनटू ए मैट्रिक्स, किसके बराबर होता है, फॉर एवरी ए आई जे, फॉर एवरी एलिमेंट मुझे रिप्लेस करना है के इनटू ए आई जे, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज ये भी है। लेट अस एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल 2 3 4 5, मैं हमेशा 2 × 2 मैट्रिक्स ही इसलिए लेता हूं बिकॉज समझ में आने की बात है। आप फिर 3 × 3 पे करो, 4 × 4 पे करो। अब मैं आपको बोलूं आप निकालो, सपोज क्या निकालो, आप निकालो 3A, ठीक है, विच मींस 3 × A। अब ये मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स इनटू कांस्टेंट, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है। तो कैसे होगा ये, बहुत ही सिंपल सा है। आप क्या करोगे, जो हर कोई एलिमेंट है ए का, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6, ये 9, ये 12 और ये 15, तो 3 मेरे पास इसके बराबर होगा, ठीक है। बहुत ही हो गई आसान चीज, बहुत ही आसान। तो इन जनरल अगर मुझे कोई भी के ए चाहिए, तो मैं हर ए आई जे को के से करूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें भी क्या समझना है, अगर मेरे पास k इज इक्वल टू 1 हुआ, तो मेरे पास k इंटू ए इज इक्वल टू ए ओनली, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर कांस्टेंट 1 हुआ तो एलिमेंट्स मेरे चेंज नहीं होंगे, दिस इज ऑब्वियस। और अगर मेरे पास k 0 हुआ, जो बाहर है, तो मेरे पास इज इक्वल नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये कोई कहने की बात नहीं है, मैट्रिक्स को हम O बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I बोलते हैं, मैट्रिक्स में कल समझाया हुआ है। नल मैट्रिक्स को हम O बोलते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने कल समझा हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो हमें पड़ता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। हो गया ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक मैट्रिक्स को उसकी स्केल से मल्टीप्लाई करना, तो अपने हर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला ऑपरेशन आपका किसी भी ऑर्डर पे होगा, यहाँ पे ऑर्डर रिलेवेंट नहीं है, किसी भी ऑर्डर पे एप्लीकेबल है, बिकॉज आपने एक ही मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है एक कांस्टेंट, ठीक है। हो गया। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो समझाने की जरूरत नहीं है, खुद आप समझ जाएंगे। वो क्या है कि अगर मैं पहले a प्लस बी करूं, पहले दो मैट्रिक्स को जोड़ूं, फिर k करूं मल्टीप्लाई, यानी कांस्टेंट करूं मल्टीप्लाई, मेरे पास इक्वल अगर मैं k से पहले a को करूं और k से पहले b को करूं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस, में कुछ समझाने वाला है ही नहीं, इस प्रॉपर्टी में कुछ भी समझाने वाला नहीं है। सपोज मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास a है और b है, मैं दोनों को पहले कंबाइन करके फिर स्केल बढ़ा रहा हूं, दिस इज इक्वल टू, पहले मैं इसकी स्केल बढ़ाऊं और फिर इसकी स्केल बढ़ाऊं, उसके बाद ऐड करूं, हम तो उसी जगह पे पहुंच जाएंगे, दिस इज ऑब्वियस, ये तो नंबर्स की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे भी ये फॉलो हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, बोलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं 2 4 8 और 9, मैं आपको बोलूंगा इसका मुझे नेगेटिव मैट्रिक्स बताओ, तो क्या होता है वो, मैं क्या मांग रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आप मुझे दो मल्टीप्लिकेशन, मैं लिखूंगा एग्जैक्ट टर्म स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय -1।
आप इसको -1 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो। -1 मैट्रिक्स नहीं है, माइंड इज द नंबर। तो अभी हम सीख रहे हैं नंबर और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो आ गया -2 -4 -8 -9। तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ये है और इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ये है। बिकॉज ये कैसे ऑब्टेन होता है? बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय -1। ठीक है, क्या मैं इसको आपको समराइज करूं आपके लिए? तो मैं कह रहा हूं आसान बहुत है, बट चीजें एक एक चीज बढ़ती जा रही है, आसान बहुत है। अगर के ए है और k इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास के ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, मैट्रिक्स के बराबर ही है। के ए अगर k इज इक्वल टू 0 तो इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, और के ए अगर k इज इक्वल टू -1 तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक बात खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। बेसिकली आज हमने यही पढ़ना है, बस आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज कंक्लूड करेंगे और एग्जाम्पल सारी करेंगे। सबसे ये जो मोस्ट, यहाँ पे लिखता हूं मैं, मोस्ट, यहां पे आप ध्यान देंगे, सबसे जरूरी प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां पे आप ध्यान देंगे, यहां पे आप देंगे अच्छे से ध्यान। एडिशन आपने सीख लिया कि दो मैट्रिसेस थे, उनका ऑर्डर सेम था, ऐड कर लिया एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट्स से ऑर्डर माइनस कर लिया मैट्रिसेस को। तो मल्टीप्लिकेशन में आपका दिमाग ये बोलेगा कि दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के लेंगे, आपस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कहेंगे, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप ये खतरे का निशान बना के रखो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने जब जैसे ये आए, आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने सिंपली दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, उसका रीजन है जो आप धीरे धीरे समझेंगे। पहले मैं लिखता हूं कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। क्या हम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज अ बिग नो। अगर, और इसको लिखते कैसे है? इसको लिखते हैं ए क्रॉस या ए इंटू बी। पहले हमने क्या सीखा था? के ए, यानी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया एक नंबर से, इसको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का कुछ मतलब है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू बी। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ऑर्डर बहुत मस्ट है, बिकॉज ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं है। वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा। मैं ए से बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बी से ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दो अलग अलग चीजें हैं। वो क्यों है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता, ये गलत है, इससे पहले बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता कि 2 8 1 4 को आप मल्टीप्लाई करो 1 2 1 2 से, तो आप बोलते इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन निकालो, वहां पे कुछ आ जाता सपोज। तब आप बोल सकते हैं कि a इंटू बी और b इंटू आपका बस मैट्रिक्स बराबर है, लेकिन ऐसा केस है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना होता। इसीलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a का अलग अलग मतलब है। a क्रॉस b का मतलब है मैट्रिक्स a मल्टीप्लाइड टू मैट्रिक्स b, और b क्रॉस a का मतलब है मैट्रिक्स b मल्टीप्लाइड टू मैट्रिक्स a। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहले हमने समझा दिया कि इसका और इसका मतलब अलग है। कब कर सकते हैं मैट्रिक्स को? कब होते हैं फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स आर सेड टू बी फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यही पे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। फिट फॉर एडिशन कब था? जब ऑर्डर सेम थे। यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तब बोलते हैं जब कॉलम्स ऑफ ए से बी को मल्टीप्लाई करना है, कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए is equal to number of columns of B, sorry, number of rows of B। ठीक है, हम दो मैट्रिक्स को तब बोलते हैं फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन जब कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है, इक्वल, किसके इक्वल है? रोज ऑफ बी। कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी। और अगर बी क्रॉस ए करना है तो हम बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बी इक्वल टू रोज ऑफ ए।
अगर ऐसा हुआ तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। वो क्यों है, ऐसा क्यों है? बिकॉज इन केस ऑफ मैट्रिसेस जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बिटवीन एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं होता, वो होता है बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कैसे तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वो होता है बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। वो कैसे होता है? पहले हम हर रो से R1 से पहले सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते, फिर R2 से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई, फिर R3 से जितने भी रो है सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते। ये हम समझेंगे। तो यहां तक समझने वाली बात क्या है कि दो मैट्रिसेस को हम तभी कहते हैं फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, बाय डेफिनेशन तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज जो मल्टीप्लाई हमें करना है वो एलिमेंट्स को नहीं करना कॉरेस्पॉन्डिंग, हमें क्या करना है? रोज को मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। ठीक है, यहां तक ठीक है। एक एग्जांपल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और शायद एग्जांपल बुक की है, बट मैं यहाँ पे नोट की हुई एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जांपल मेरे पास है मैट्रिक्स ए। बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे मेन पार्ट मैं कहूंगा ये है। मैट्रिक्स ए इज 1 5 3 और 4 5 6। ठीक है, और मैट्रिक्स बी है मेरे पास 5 3 1 0 2 8। सबसे पहला काम हम करेंगे, हम दोनों को ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है? कितने रोज है? 2। कितने कॉलम्स है? 3। 2 क्रॉस 3, आपको पता है रो प्रेसिडेंस कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने रोज है? 3 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 2। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट हमें क्या करना है, क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं करते? मैं आपको बताऊं, A इंटू बी निकालो, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते मैट्रिसेस को? तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए के कॉलम्स देखेंगे, बिकॉज हमने A क्रॉस B करना है, तो A के कॉलम्स देखेंगे कितने हैं? 3। B के रोज देखेंगे कितने हैं? 3। क्या ये इक्वल है? यस, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर इक्वल नहीं होते तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। ठीक है, पॉइंट अंडरस्टूड। अब ये A के कॉलम्स और B के रोज का क्या मतलब है? मतलब हमारे पास सिंपल है कि हमने रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम्स को रो से करना है। इसीलिए अगर हमारे पास A के कॉलम्स B के रोज के बराबर है तब हम ये चीज कर सकते हैं, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये चीज हम ऐसे में आपको दिखाता हूं कि कैसे आप A इंटू बी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए मेरे पास A में सबसे पहले हमने देखा क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? आपने कहा यस, बिकॉज कॉलम्स ऑफ A इक्वल टू रोज ऑफ B। अब उठाएंगे आप ये, इसको बोलते हैं रो 1। ठीक है, रो 1, इस रो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम 1 को। तो पहला क्या होगा यहाँ पे स्टेप? मैं यहाँ पे एज इट इज ही लिखूंगा, भी लिखूंगा नहीं, रो 1 मल्टीप्लाई करेगा कॉलम 1 को, ऑब्वियसली क्वाइट लॉजिकल। इसके बाद मैं करना चाहूं, मेरा पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा, अभी क्या रो 1 कंप्लीट हुआ है? नहीं, बिकॉज मेरे पास दूसरा कॉलम भी है। तो ये रो 1 करेगा मल्टीप्लाई अगेन दिस रो 1 वुड गो इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस रो 2। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आएगा रो 1, ऑब्वियसली रो 1 ही है, और रो 1, बट कॉलम कौन सा उठाया उसने यहां से? कॉलम 2। रो 1, आप मेरे सीक्वेंस को फॉलो करें तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूं। रो 1 कॉलम 1 ऑब्वियसली, फिर पूरा रो 1 बट कॉलम 2 आ गया। अब उसके बाद नीचे आऊंगा, अब इसकी बारी है 4 5 6 की, तो मेरे पास क्या आएगा? रो 2, दिस विल गो इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम 1 ऑब्वियसली, बिकॉज़ ये रो 2 और कॉलम 1 है। इसके बाद यही रो 2 विल गो इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम 2, सो R2 C2। बहुत इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा पार्ट है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? पहले हर रो से सारे कॉलम्स को,
दूसरे रो से सारे कॉलम, तीसरे रो से सारे कॉलम्स को। और जो मेरे पास आएगा यहाँ पे इसका ऑर्डर वो आएगा 2 क्रॉस 2। अब ये कहां से है 2 क्रॉस 2? अगर आप गौर से देखें तो 2 क्रॉस 2 ये रहा, ये 2 और ये 2। इसीलिए हम बोलते हैं कि दो मैट्रिक्स को तब ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के, बिकॉज यहाँ पे a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है ये इक्वल नहीं है। तो जब भी a क्रॉस b की बात आई तो हम ये कहेंगे कि a के कॉलम्स और b के रोज बराबर हो। जब a के कॉलम्स 3 हैं और b की रो 3 है, तब हम रो से कॉलम, रो से कॉलम, रो से कॉलम ऐसे करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा जो नया ऑर्डर आएगा वो b के रो, a के रोज इनटू b के कॉलम्स, ये मेरे पास नए मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल आपके सामने। तो अब इसको एक बार करके देखते हैं, कितना आसान पार्ट है, इसको एक बार करके देखते हैं। मैं फिर से लिखता हूं, मैंने को समझा दिया। मैं फिर से मैट्रिसेस लिखता हूं, ये शायद बुक की एग्जांपल है। 1 5 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 3 1 0 और 2 8। सेम फिर से समझाने के लिए, इसका ऑर्डर है मेरे पास 2 into 3, बिकॉज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका मेरे पास है 3 into 2। अब मेरे पास इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्विवेलेंट है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब करना क्या है वो ऊपर मैंने लिखवा दिया, अब एक बार करके देखते हैं। देखिए मैंने पहले क्या कहा था, बहुत ध्यान से देखना है, इजी है, बस इनकी पोजीशन को खुद ही बताएगी क्या करना है। ये रो 1 कॉलम 1 है, ये रो 1 कॉलम 2 है, रो 2 कॉलम 1 है, रो 2 कॉलम 2 है, बिल्कुल यही इनकी पोजीशनिंग भी यही है। अब अगर देखिए मुझे यही चीज वापस करनी है, यहाँ पे कैसे करनी है देखिए। सबसे पहले मैं रो 1 को उठाऊंगा यहां से और इसको करूंगा इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्या पता है, इसके कॉलम्स और इसके रोज नंबर इक्वल है, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तभी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? 1 into 5, ठीक है, ऑब्वियसली ये इसके साथ, इसके बाद प्लस 5 into 1, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं पूरा, ये आप खुद समझ जाएंगे। 3 into 2, ये भी हो गया मेरे पास 6 हो गया। अब क्या कंप्लीट हो गया रो 1? नहीं, अब रो 1 जाएगा कॉलम 2 में, बिकॉज हमें दूसरी टर्म चाहिए। तो 1 into 3 3 प्लस 0 प्लस 3 into 8 24, ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब आएंगे दूसरे रो पे, 4 5s are 20, 5 1s are 5, 6 2s are 12, यहाँ पे 6 3s are 18, यहाँ से यहाँ पढ़ना है 6 0 0 6 4 48। अब अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा सोल्यूशन? ये आ गए 10 6 16, ये आ गए 27, ये आ गए 30 25 37, ये आ गए 8 8 4, ये आ गए 48, 4 3 12, 4 3 12, 4 into 3 12, 5 into 0 0, 6 8 48 और ये आ गए 6 0। तो ये मेरे पास आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप इसको ऑर्डर लिखना चाहे तो ऑर्डर मेरे पास क्या आएगा? 2 क्रॉस 2, ठीक है। और अगर आप देखना चाहिए हुआ कैसे, तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझना जो मैं यहाँ पे आपको पहले लिखवाया, ठीक है। क्या एक बार फिर से आपके साथ रिपीट करूं, बिकॉज ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए क्रॉस बी, हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले के रोज के इक्विवेलेंट हो। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें एलिमेंट्स को नहीं करना आपस में मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है, रोज को मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। प्रोसीजर क्या है, पहले आप पहला रो उठाएंगे, उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ, बिकॉज हमें पता है कि कॉलम्स पहले के दूसरे के रोज के बराबर है, तो हम उसको आपस में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या ये 2 और 2 होना जरूरी है इक्वल? अगर ये इक्वल ना हो तो क्या हो सकता है, बात देखेंगे। इक्वल जरूरी नहीं होगा, हमने कंडीशन एक ही बोली है, पहले के रो, पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के बराबर हो। बाकी इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है। लेट अस मूव फर्स्ट, पहले हम देखते हैं हम कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले रो आपने उठाया, उस रो से आपने बारी बारी सारे कॉलम्स को
मल्टीप्लाई किया, वो हो गया। फिर दूसरा रो उठाया, उस रो से अपने बारी बारी सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरा उठाया, बारी बारी सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जो मैंने करा है इस चीज को बहुत ही गौर से देखेंगे एक दो बार, तो आपका ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं आप कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यही वाला लेता हूं 1 5 3 4 5 6, इसका क्या है 2 क्रॉस 3, कॉलम्स कितने हो गए 3, ठीक है, कॉलम्स हो गए 3। अब यहां पे मैं लिखूंगा 1 4 8, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा 1 4 8। अब इसका मुझे बताइए ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1, 3 रो और 1 कॉलम। अब बताइए क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? आंसर इज यस, बिकॉज यहाँ पे मेरे कॉलम कितने हैं 3, यहाँ पे मेरे रोज कितने हैं 3, इसकी रेलेवेंस है ही नहीं, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। अब मुझे सॉल्यूशन का ऑर्डर क्या होगा मुझे पहले ही बता पाएंगे बिना किए? हाँ, वो होगा 2 क्रॉस 1, आपको पहले ही हम बता पाएंगे बिना किए। एक बार करके देखते हैं, ठीक है, कैसे करना है। फर्स्ट दिस रो वुड गो इनटू दिस कॉलम, ठीक है, कैसे हो गया 1 1 1, ठीक है, 1 प्लस 5 4 आर 20, 3 8 आर 24, ठीक है, खत्म हो गया, इसके बाद कोई कॉलम ही नहीं है। फिर 4 5 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अब इसकी बारी है। यहाँ पे आ गया R1 C1, यहाँ पे आ गया R2 C2, जो कि इनकी एक्चुअल R2 C1 जो इनकी एक्चुअल पोजीशनिंग है, ठीक है, R2 C1 जो इनकी एक्चुअल पोजीशन है, R2 और ये C1 है, ठीक है, ये C1 है, ये R1 और R2, ठीक है। अब देखिए 4 4 1 आर 4, 5 4 आर 20 और 6 8 हो गए 48, जो भी यहाँ सोल्यूशन निकलेगा वो आप लिख लीजिए। मैं भी वैल्यू निकालने के पीछे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा पर्पस कुछ और है। मेरा पर्पस था कि ये मैट्रिक्स निकला मेरे पास 2 into 1 ही निकला, 2 रोज 1 कॉलम, ये मैं समझना चाहता हूँ। मेरे पास कंडीशन जस्ट है कि इसके रोज और इसके कॉलम्स मैच हो, रिवर्स कंडीशन नहीं है मेरी, ठीक है। एक लास्ट और मुझे लगता है कि मल्टीप्लिकेशन को हम वाइंड अप कर सकते हैं। जो हमने एग्जाम्पल करी उसी को उल्टा करके देखते हैं एक बार, ये बुक में नहीं है, मैंने आपको खुद से ऐड करके बताया है। हमने किया था 1 5 3 4 5 6, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 5 3 1 0 2 8, ठीक है, ये हमने किया था। और हमने कहा था कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका है 3 क्रॉस 2, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं A into B। अब मैं कह रहा हूं कि इसको आप अगर यहां कैंसिल करें और आप मुझे इसी क्वेश्चन में B क्रॉस A बोले, उल्टा करना, इससे आपको ये भी प्रूव हो जाएगा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है आपस में। मैं इसी मैट्रिक्स को वापस लिखूंगा 1 5 3 1 5 3 एंड 4 5 6, इसका हो गया मेरे पास 2 into 3। अब नए इसे टेस्ट करेंगे, इसके कॉलम्स कितने हैं 2, इसके रोज कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या जरूरी है कि A क्रॉस B हो सकता है तो B क्रॉस A भी हो सकता है? आंसर इज नो। लास्ट एग्जांपल में देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए आप अच्छे से, यहाँ पे मैं A क्रॉस B कर सकता हूँ, ठीक है, बट क्या मैं उल्टा B क्रॉस A कर सकता हूँ? आंसर इज नो, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज है, तो मैं इसको नहीं कर सकता। बट इस क्वेश्चन में जो बुक की एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ B क्रॉस A भी, ठीक है, कर सकता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे बिना आंसर देखे कि इसका ऑर्डर क्या होगा सॉल्यूशन का, 3 क्रॉस 3, और एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे वो आपने बताना है। सबसे पहले होगा, बहुत सिंपल है, रो 1 वुड गो इनटू कॉलम फर्स्ट, फिर वही रो 1 कॉलम सेकंड, वही रो 1 कॉलम थर्ड, फिर रो 2 कॉलम 1, रो 2 मेरे पास है, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, फिर रो 3 कॉलम 2 और रो 3 कॉलम 3, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बहुत ही आसान सी चीज है, इनकी पोजीशनिंग यही है और यही हमें करना है एक्चुअल में। कैसे करना है देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 5 और 3 वाले रो से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 1 आर 5 1 3 4 आर 12, ठीक है। फिर इसी से इन दोनों को 25 और 15, फिर इसी से इन दोनों को तीसरे कॉलम को 15 और 18। अब 1 और 0 से देखते हैं, 1 और 0 से देखते हैं। 1 से करेंगे तो सिंपली
1 और 0, इसके बाद 1 0 से करेंगे तो 5 और 0, फिर 1 0 से करेंगे 3 और 6 को तो वो आएगा 3 और 0 ऑब्वियसली। अब 2 8 से करेंगे तो 2 और 32, 10 और 40 और लास्टली 6 और 48। जो भी यहाँ से सोल्यूशन निकलेगा वो सोल्यूशन होगा और उसकी जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो इन शॉर्ट हमें क्या क्या चीजें पता चली मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहली बात पता चली कि ए बी और बी ए का एक ही मतलब नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। हम कब कर सकते हैं ए इंटू बी? हम तभी कर सकते हैं जब कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी। ठीक है, करना कैसे? पहली जो रो है मेरे पास, उस रो से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद रो 2 से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर रो 3 से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और एक और चीज, अगर मेरे पास ए का है m इंटू एन और बी का ऑब्वियसली होगा, यहाँ पे n है तो n इंटू पी, तो जो मेरा a क्रॉस b मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू पी ऑब्वियसली, बिकॉज ये n मेरे पास कॉमन है। ये आज चीज आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ ली। ठीक है, ठीक है, यहां तक ये चीज ओके हो गई। तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसमें है नहीं। ठीक है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद मैट्रिसेस बना के देखेंगे। 3 मैट्रिसेस लेंगे, बट इस तरीके से लेंगे कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सके। यानी कंडीशन क्या है? पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होंगे। तो ये कंडीशंस आप चेक करेंगे। अगर मैं पहले a इंटू बी को करूं फिर c से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास इक्वल होना चाहिए a इंटू बी, a से मल्टीप्लाई करूं फिर b इंटू सी मैट्रिक्स को। ये कंडीशंस आप चेक करेंगे, दिस फॉर यू टू चेक। 3 मैट्रिसेस लेके, ये मैट्रिसेस आप वैसे लेंगे, मैट्रिसेस आप वैसे लेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए फिट हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के बाद a से मल्टीप्लिकेशन, या हम ऐसे करें, ये भी आप चेक करेंगे। इसी से एक और फॉलो होती है, पहले ऐड किया फिर मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी a इंटू सी और फिर b इंटू सी। ठीक है, ये तीनों आपने 3 मैट्रिसेस लेके चेक करने हैं। इससे आपका मल्टीप्लिकेशन पे भी हाथ बैठ जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि एक कंडीशन ट्रू होल्ड करती है या नहीं। ये मैंने आपके लिए होमवर्क वाला पार्ट रखा है, बट इसमें अपने ध्यान वही रखना कि जब आप मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करें तो आपने ध्यान रखना कि कंडीशंस क्या है। देखिए एडिशन के केस में आपको पता है कंडीशन क्या है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सिमिलर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि ए के कॉलम्स और बी के रोज बराबर हो। मैट्रिसेस आप ऐसे लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत सिंपल सी चीज जो आप खुद ही बता सकते हैं। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या निकलेगा? नल मैट्रिक्स। मैं एक मैट्रिक्स लूं 3 4 8 9 3 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? इसका ऑर्डर है मेरे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो अब मुझे अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसके 3 रोज हो। ठीक है, 3 रोज हो। ठीक है, हो गया 3 इंटू जितने मर्जी आगे ये हो। ठीक है, कॉलम्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं, इसके रोज और इसके कॉलम्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट सोल्यूशन क्या आएगा मेरे पास? नल मैट्रिक्स 0। ठीक है, या ओ, आपको पता है नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होते हैं, हमने पढ़ा है। क्या पहले कल हमने पढ़ा था क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, इसीलिए पढ़ा था। तो इसमें कोई समझ नहीं, याद रखने वाली बात नहीं है। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना तो नल मैट्रिक्स ही आएगा, पर कंडीशन अपनी जगह है, इसके कॉलम इसके रोज के बराबर होने चाहिए। बाकी जो मर्जी आगे हो, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था अपने पास, यूनिट मैट्रिक्स। याद होगा आपको क्या पढ़ा था?
इसे समझाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे है 215,828 और 999, ठीक है, ये है ए। और मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को हम कैसे, क्या होता है हमारे पास, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसकी लीडिंग डायगोनल पे 1 1 1 हो, हमने कल पढ़ा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चैप्टर में रिवीजन सबसे बड़ी चीज है, बिकॉज बहुत सारी टर्म है जो आपको याद रखनी है। कल हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहां से आया था, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स से हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब मैंने एक चीज छोड़ी थी, आपको भी वहां पे याद दिलवाता हूं कि मैंने कहा था कि स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा था। मैंने कहा था कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है के 0 0 0 0 0, मैं इस के को बाहर ला सकता हूं एज कांस्टेंट। आज आपको ये चीज समझ आएगी, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अंदर मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स ही बचेगा, इसलिए इसको स्केलर इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को। तो फाइनली मुझे कैसे नहीं लिख सकता हूं, कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। खैर वो पार्ट अभी कल हो गया था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब मैंने लिखा यहाँ पे एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, यहाँ पे मैंने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। पहले बताइए क्या इनका मल्टीप्लाई हो सकता है आपस में? आंसर इज यस। क्यों यस? क्योंकि इसके कॉलम्स और इसके जो है मेरे पास रोज वो इक्वल है, ठीक है, हो सकता है। दूसरा, उस जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। क्यों 3 क्रॉस 3? ये 3 और ये 3 हो गया, ये चीज आपके अंडरस्टैंडिंग में, 3 क्रॉस 3। अब देखना वो मैट्रिक्स क्या होगा। अगर मैं आपको पहले ही बताऊं मैट्रिक्स ए के बराबर ही होगा, और अब हम उसको करके देखते हैं। जैसे हम पढ़ते मैथमेटिक्स में, एनी नंबर इनटू 1 इज इक्वल टू वो नंबर, यहाँ पे 1 1 नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। वहां पे जैसे 1 यूनिट है, यहाँ पे ये यूनिट है। और जब हम अभी जो हमने रूल्स पढ़े उनको यूज करेंगे तो आप देखिए आपको वापस ये मैट्रिक्स आंसर निकलेगा। एक बार करके देखते हैं कैसे। रूल क्या था, रूल की तरफ जाइए। सबसे पहले इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप गौर से देखेंगे 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, ठीक है, लेकिन जब 1 से 0 को करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 5 0 को कुछ नहीं बचेगा, खत्म बात। दूसरा, हमें इससे 215 से क्या करना है, हमें 215 से हमें वापस करना है। पहले हमने रो 1 को किया कॉलम 1 से, अब रो 1 को करेंगे कॉलम 2 से। यही प्रोसीजर है, ये आपको पता होगा। रो 1 से हमने किया कॉलम 1 से, अब हम इसी रो 1 से करेंगे कॉलम 2 को, ठीक है। तो 2 0 आर 0 हो गए, कुछ नहीं बचा। 1 इंटू 1 1 हो गया, 5 0 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1। फिर से देखिए, अब इसे फिर से देखिए। अब मुझे इसी रो से करना है थर्ड कॉलम को, 2 0 0 1 0 0 एंड 5 1 इज 5। सिमिलरली मैं ऐसे ही देखूं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 8 2 8 और 9 9 9। आप फर्दर कीजिएगा तो इन शॉर्ट मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर मैं ए से करूं नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था जीरो कांस्टेंट, यानी के से करे ए को तो अलग चीज था, के एज अ कांस्टेंट जीरो, बट यहाँ पे है ए मैट्रिक्स और ओ है नल मैट्रिक्स, तो मेरे पास नल मैट्रिक्स ही आएगा। और अगर ए से करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है, यानी तो मेरे पास आएगा ए ओनली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पता है, वो मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल पे 1 1 1 हो और बाकी सारे 0 है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑर्डर सेम होगा तभी ये चीज हो पाएगी। तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पार्ट को कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने आपका इस पे हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। रिपीट करने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा है, एक लास्ट बार आपको बता देता हूँ और आगे बढ़ेंगे। इस चीज पे हमें स्ट्रक नहीं होना, प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए फिट कब है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है, रोज ऑफ बी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि पहले ये चीज याद रखनी है आपको, मेन इनका मतलब सेम नहीं होता। पहले मैं देखना है किससे किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये चीज बहुत जरूरी है। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले रो से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे रो से सारे कॉलम, तीसरे रो से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना। अब रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, इस रो के जो एलिमेंट्स है उससे कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, यानी रो में जो पहले नंबर पे है वो कॉलम में पहले नंबर पे मल्टीप्लाई होगा, रो में दूसरे पे है कॉलम में दूसरे पे, रो में तीसरे कॉलम पे तीसरे में। यही वजह है कि ये कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन में, यही रीजन है कि ये कंडीशन होता है।
नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज ये हमें करना है। अगर सिंपली हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते फिरेंगे तो वो फिर कंसेप्ट डिफीट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज का। फिर इट इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, फिर मैट्रिसेस का कोई सीन इसमें बचेगा नहीं। इसकी यूटिलिटी आप एग्जांपल्स में आगे देख सकते हैं, एग्जांपल्स है उसमें आप इसकी यूटिलिटी देखेंगे जब मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। फिलहाल के लिए एग्जांपल नंबर 4 जो है आपका होमवर्क है, इससे मिलती जुलती मैं बहुत एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आई होप कि इस चीज के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन पार्ट डन हो गया और अब आप मल्टीप्लिकेशन पार्ट को अच्छे से कर सकें। आपको बहुत सारी खूब सारी एग्जांपल्स दिखाई, ठीक है। चलिए अभी मेरे कितने कॉन्सेप्ट्स है, हाँ अभी मेरे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बचे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आगे मल्टीप्लिकेशन बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पहले हम नोट कैसे करते हैं, हम इसको नोट करते हैं ए, अगर मेरे पास मैट्रिक्स है कोई भी, इसको कहते हैं ए टी और ए डैश, दोनों सेम चीज है, दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दोनों टर्मिनोलॉजी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब होता है अ मैट्रिक्स, ये सब डेफिनेशंस हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं, सब डेफिनेशंस है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging rows and columns। ट्रांसपोज टर्म जो लोग एक्सेल यूज करते हैं उन्हें देखा होगा कि हमारे पास आता है कॉपी पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो चीज कॉलमनर फॉर्म है मेरे पास है, जिसमें मेरे पास कॉलमनर फॉर्म में है, दिस कॉल्ड कॉलमनर फॉर्म, ऐसे 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 ऐसे, मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिखना चाहूं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। यानी मैं रो को कॉलम बनाऊंगा और कॉलम को रो बनाऊंगा। अगर मैं किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम बनाऊंगा और कॉलम को रो बनाऊंगा तो उसको अपने पास बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का उल्टा, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको हम अपने पास बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज अलग चीज है, नेगेटिव अलग चीज है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कब होता है, समझ लीजिए, नेगेटिव तब होता है जब मैं उस मैट्रिक्स को -1 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं, यानी मैं हर किसी एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करूं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करूं तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ए टी का ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली n क्रॉस m, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा मेरे हिसाब से है नहीं जो समझ ना आए। इसकी 3 प्रॉपर्टी से लिखवाऊंगा, लेकिन पहले एक एग्जांपल करता हूं। अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, अब इसमें ऑर्डर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये बुक की एग्जांपल है तो उसको मैं वापस लिखता हूं, आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। ये ए है, अब बताइए ए टी किसके बराबर होगा, ए टी और ए डैश किसके बराबर होगा, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो इसका ऑर्डर भी मेरे पास क्या होगा, 3 क्रॉस 3, उल्टा करना है। अब आप देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको सबसे पहले जो ये रो है इसको कॉलम बना रहा हूं, -1 3 और 7, जो ये रो है इसको भी कॉलम बना रहा हूं अपने पास, 2 0 और 3, और ये जो है इसको बना रहा हूं कॉलम, तो मेरे पास ट्रांसपोज आ गया, इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज या ए डैश। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, रो उठा के कॉलम बनाया, उल्टा कर सकते, पहले आप कॉलम उठा सकते थे, आपने कॉलम उठाया उसको आपने रो बनाया, वो बात भी सेम हो गई। ये कॉलम उठाया इसको आपने रो बनाया, अब ये कॉलम उठाया और इसको आपने रो बनाया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए ऑर्डर की कोई कंडीशन है, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे मैं नोटिंग में लिखवा देता हूं, ट्रांसपोज कैन बी obtained for any order, या मैं लिखूंगा फॉर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर,
लाइक ए मेरे पास है 1 2 3 8 5 9 1 1 4 सपोज। अब यहां पे मैं बोलता हूं ये 3x3 फिर से हो गया, 3x2 करेंगे इस बार, 3 रोज और 2 कॉलम्स वाला करेंगे, बिकॉज मैं आपको 3 वाला आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। एग्जाम्पल बुक में थी आपकी, तो मैंने एज इट इज को यहाँ पे दिखाया। इसको इरेज करते हैं, मैं आऊंगा। अब इसका ऑर्डर मुझे बताइए। देयर आर 3 rows and 2 columns, आपको पता है हमेशा रो प्रीसीड्स कॉलम्स, तो 3x2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन इसका ट्रांसपोज आपने निकालना है, तो अपने आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे जो मेरे पास रो है मैं उसको कॉलम बनाता हूँ, जो मेरे पास रो है इसको कॉलम बनाता हूँ, जो मेरे पास रो है इसको कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, अब इसका ऑर्डर मुझे बताइए 2x3, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब उल्टा भी आप सोच सकते थे, अब जो कॉलम है 181 इसको रो बनाता हूँ, रो बन गया। अब ये जो कॉलम है इसको रो बन गया, ये मेरे पास रो बन गया। ठीक है, खत्म बात। ट्रांसपोज इतना ही है। अब ट्रांसपोज की 3 प्रॉपर्टीज है, 2 बहुत ऑब्वियस ही है, एक आपको तो ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। 3 प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज मैं ये कहूंगा कि बहुत ही आसान है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज है, आपको पता है ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए टी, अब मैंने इसको फिर से ट्रांसपोज किया तो वापस ए पे आ जाएगा। बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को उल्टा करूंगा, उसको फिर से उल्टा करूंगा, तो वो सीधा आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ऑब्वियस है, करके देखिए। मैंने ऊपर 2 बार आपको ए ट्रांसपोज निकाल के दिया है। आप उसको फिर से अगर ट्रांसपोज करें तो ये वापस इस पोजीशन में आ जाएगा, इसको फिर से ट्रांसपोज वापस इस पोजीशन में आ जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस है, आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, 2-3 एग्जांपल्स आप इस पे करेंगे। फिर से वही चीज बोल रहा हूँ कि चैप्टर बहुत आसान है, इसका कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, आप 2-3 मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करिए, उनको फिर से ट्रांसपोज तो आप इसी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी कोई मैट्रिक्स लूं, उसका ट्रांसपोज करूं और ट्रांसपोज को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं के से, जब मैं के लिखता हूं छोटा, तो आप समझिए कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये मेरे पास ऐसा ही है, अगर मैं पहले के से मल्टीप्लाई करूं ए को और फिर ट्रांसपोज करूं। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी कुछ समझाने लायक तो है नहीं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। ये तो बहुत ऑब्वियस और बहुत इजी चीज है कि अगर मैं किसी चीज को पहले उल्टा करूं और उसकी स्केल बढ़ा दूं, उसको मल्टीप्लाई करूं किसी स्केलर क्वांटिटी से 3 4 5 10 15, इट इज एज गुड एज, ठीक है, कि पहले मैं क्वांटिटीज को ही मल्टीप्लाई करूं फिर उल्टा करूं। तो इट्स ऑब्वियस, इसमें कोई ऐसा आई थिंक कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ही इजी है, और ये आप थ्रू एग्जांपल खुद समझ सकते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही सबसे जरूरी प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाले कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर मैं a इंटू बी, पहले मैंने 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लिया, उसको ट्रांसपोज कर रहा हूं, उसको उल्टा किया। पहले मैंने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल हुए तो अब उसको मैंने फिर उल्टा किया, ट्रांसपोज किया। इट इज एज गुड एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये चीज सबसे जरूरी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट ये पॉसिबल तभी होगा जब जब कब पॉसिबल होगा, जब 2 मैट्रिसेस इस काबिल हो, दे आर फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसकी कंडीशंस आपको पता है, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन कोई सबसे जरूरी है। पहले वाले 2 मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, बिकॉज दे आर अंडरस्टूड, लॉजिकली आप खुद कर सकते हैं। तीसरे पे आपको काम करना पड़ेगा, विद एग्जांपल करेंगे अभी और समझेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, शायद इस पे क्वेश्चन भी आए, और वैसे भी सीखने के लिए जरूरी प्रॉपर्टी है। क्या चीज है कि अगर मैंने 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया, उल्टा किया उसको, इट इज एज गुड एज पहले मैं बी को ट्रांसपोज करूं फिर ए को ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करूं। तो यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे कैच ये है कि इनका ऑर्डर उल्टा हो गया, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्विवेलेंट नहीं है मैट्रिसेस के केस में। इसको थ्रू ऑब्जर्वेशन एक बार देख लेते क्या ये चीज ट्रू होल्ड होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इस ये करने से एक और फायदा है, आपको मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी बैठ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्रूव क्या हम कर रहे हैं, ये चीज को याद रखिए।
A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सब याद रखनी है, बिकॉज ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ये आपस में इक्वल चीजें नहीं होती अगर आपने मल्टीप्लिकेशन समझा हो तो। अब पहले एक बार करके देखते हैं, पहले मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद ही मैट्रिक्स लिए, इसमें शायद बुक में इस पे और एग्जाम्पल नहीं है, प्रॉपर्टी लिख के शायद मैंने छोड़ दिया। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास ए हो गया, तो मैं दूसरा मैट्रिक्स लिया है बी 2 1 1 4 1 2। मैंने जानबूझ के इनको सेम ऑर्डर कर नहीं लिया, बिकॉज जो पॉइंट था मैं उसको प्रूव करना चाहता था, जो पॉइंट था मैं उसको प्रूव। और पॉइंट क्या है मेरे पास? पॉइंट है मेरे पास कि A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देख लीजिए, पहले आप इसको देख लीजिए, ये दो मैट्रिसेस है, इसको ऑर्डर बताएंगे मुझे 3 क्रॉस 3, इसको ऑर्डर बताएंगे मुझे। क्या दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पहले वो देखिए, क्या ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के काबिल है या नहीं, पहले वो देख लीजिए, बहुत जरूरी पार्ट है। द आंसर इज यस, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? बिकॉज वही चीज, इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर है, ठीक है। तो लेट अस सी, पहले हम a इंटू बी ही निकालते हैं फिर, ठीक है, a इंटू बी ही निकालते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को रिपीट कीजिए ताकि यहाँ पे आपको वो क्लियर हो जाए। रो 1 कॉलम 1 में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 2 हो गए 4, 3 1 हो गए 3 और 5 1 हो गए 5, हो गए यहां तक। अब यही रो 1 किस में जाएगा? कॉलम 2 में, 2 1 हो गए 2, 3 4 हो गए 12, मल्टीप्लाई की बात करूं 5 2 हो गए 10, ठीक है। अब देखिए, रो 2 जाएगा कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, पहले कॉलम 1 में करके देखिए, 4 2 हो गया 8, 5 1 हो गया 5 और 2 1 हो गया 2, गुड। उसके बाद कॉलम 2 में देखिए 4 1 हो गया 4, 5 4 हो गया 20, 2 2 हो गया 4, ठीक है। सेम चीज रो 3 जाएगा कॉलम 1 में, 2 2 और 9, और अब ये हो गया 1 8 और 18। तो अब अगर मैं देखूं तो ए बी किसके बराबर हुआ मेरा, इसको सॉल्व करना है, मैंने किया हुआ है, अपने पास कर लीजिए। तो मैं जस्ट टाइम की बचत के लिए इसको लिखता हूं सिंपली, 12 24 15, दिस इज 28 13 और ये 27 मैंने किया हुआ है। अब अपने पास को सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। और मेन चीज है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2 होना चाहिए, और वही है, ये हमने सीखा हुआ मल्टीप्लिकेशन केस में, अगर मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ए बी। अब मैं कहता हूं ए बी का ट्रांसपोज बताइए, ए बी का ट्रांसपोज बताइए, जो हमें करना था। ए बी का ट्रांसपोज से बराबर है, इसको ट्रांसपोज करना है, तो 12 24 जाएगा कॉलम में, 15 28 जाएगा कॉलम में, और 13 27 जाएगा, ये रो है, रो जाएंगे कॉलम में। तो ए बी ट्रांसपोज 12 15 13 24 28 27, और ये मेरे पास ऑर्डर क्या हो गया इसका? 2 इंटू 3, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब मुझे इसका दूसरा पार्ट है जो प्रूव करना है। अब मुझे इसका दूसरा पार्ट है जो प्रूव करना है, वो क्या है? दूसरा पार्ट इसका ये है कि अब अगर मैं पहले b को ट्रांसपोज करूं और a को ट्रांसपोज करूं, इनको मल्टीप्लाई करूं, पहले मैंने इनको उल्टा किया, मैंने at इंटू bt है उल्टा किया। उल्टा करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं इस शेप में b को a से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है क्यों? बिकॉज कंडीशन, अगर जब मैं b से a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कंडीशन क्या है? b के कॉलम्स a के रोज के बराबर होने चाहिए, जो कि अभी आप देखिए तो नहीं है। अगर अभी आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, b इंटू ए करना चाहता हूं तो b के जो कॉलम्स है वो a के रोज के बराबर नहीं है। पहले मैं दोनों को ट्रांसपोज करूंगा। बताइए b ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? b ट्रांसपोज वो हो गया 2 1 मेरे पास इसमें है, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब इसका ये क्या हो गया मेरे पास? ऑर्डर 2 इंटू 3। अब इंटू करना है इसको a ट्रांसपोज। अब a को ट्रांसपोज करके देखिए, पहले 2 3 5 रो में है तो कॉलम में जाएगा, 5 4 2 कॉलम में जाएगा, 1 2 9 कॉलम में जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। क्या अब b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज क्या फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन है? आप बोलेंगे आंसर इज यस।
just because the columns of B transpose के columns equal to rows of A transpose। तो ये फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो अब अगर मुझे ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इसके इक्विवेलेंट आ गया तो हमारी ये जो है प्रूव हो जाएगी बाय ऑब्जर्वेशन। एक बार देखें इसको, और ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस 3। ऑफ कोर्स ऑर्डर 2 क्रॉस 3 रहेगा, यहां से देख के, नॉट इससे देख के, यहां से देख के 2 क्रॉस 3, और बिकॉज आप मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो। तो अब देखिए, अब मुझे बताइए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पता है आपको, दिस रो would go into column 1, column 2, column 3। तो एक बार करके देखते हैं, मैंने फिर से किया हुआ है। 2 2s are 4, ये हो गया 3 और 5। अब दूसरे में देखिए, 2 4s are 8, तो ये हो गया 5 और 2 बिकॉज 1 1 है। तीसरे में 2 1s are 2, ये हो गया 2 और 9। ठीक है, अब दूसरे कॉलम से देखते हैं। 1 2s are 2, 4 3 हो गए 12 और 5 2 10। अब R2 से C2 को, 4 1s are 4, 20 और 4। ठीक है, अब लास्ट 1 1 is 1, 4 2 is 8, और ये है मेरे पास 18, ये मेरे पास 18। ठीक है, ओके। तो अब आप अपने पास देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये इसी के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये हम अपने पास कंडीशन को नोट करेंगे कि 4 और 3 हो गए 7 और 5 हो गए 12, 8 और 2 हो गए 10 और हो गए 15, 4 और ये हो गए 13, ये हो गए 22 और 2 24, ये हो गए 28 और 9 और 8 हो गए 27। ऑर्डर ऑफ कोर्स इज 2 क्रॉस 3। तो कुल मिला के अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, वाइंड अप करना चाहूँ, ट्रांसपोज आपने सीखा क्या होता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज सीख ली। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो क्या है, A इंटू बी में करके ट्रांसपोज करूं, ये तभी कर सकता हूं जब A और B फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन हो। तो इक्वल टू है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज एज प्रूव। ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। चलिए आगे, अब हम आते हैं सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रांसपोज। दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, लेकिन ये तभी मैंने कहा था सबसे स्पेशल कौन सा मैटर, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में प्रॉपर्टीज होती है। दो प्रॉपर्टीज है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, और मुझे लगता है कि इस चैप्टर के शायद लास्ट, यस, इस चैप्टर के मैट्रिक्स वाले पोर्शन के लास्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम डिटरमिनेंट्स पे आते हैं। तो आज हम ये दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ के वाइंड अप करके इसको फिर एग्जांपल्स करके छोड़ देंगे। अगले बार हम डिटरमिनेंट्स पे आते हैं। ठीक है, देखिए, सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसको बोलते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पॉइंट ये है कि एक खुद में तो कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन में एक चीज है जिसके लिए प्रॉपर्टीज है। अब आपकी बुक में क्या एक दिक्कत है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, ये आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन ये दोनों से क्या हो सकता है, एक्चुअल क्यों ये दो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं, वो नहीं दिया हुआ है। वो मैं आपको करवाऊंगा, बुक में नहीं है, बट मुझे आपको करवाना जरूरी है, बिकॉज उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट भी है। इन कॉन्सेप्ट्स का पर्पज ही वही प्रॉपर्टी पढ़ाना है। पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैं सपोज 80 लिया, सपोज मैंने 80 लिया, आपको 80 पता है कैसे लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने उसको कॉलम एंड रोज इंटरचेंज किए, और जब मैंने 80 देखा तो 80 जो है वो ए के बराबर हुआ। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था मैंने उसको ट्रांसपोज किया, लेकिन ट्रांसपोज करके भी वो चेंज ही नहीं हुआ, वो वही रहा। तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। आप इसको रो से पढ़ो या कॉलम से पढ़ो, मैट्रिक्स सेम है, तभी तो सिमेट्रिक बोलेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, वो भी सिमेट्रिक है, लेकिन वो क्या करता है, खुद को खुद में कन्वर्ट नहीं करता, नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। यानी अगर मैं बोलूं 80, कोड को पता है कि 80 को हम ऐसे भी लिखते हैं, वो आपको पता है। अगर मैं 80 बोलूं इज इक्वल टू नेगेटिव ए, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स बनाता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एग्जांपल्स बताता हूँ, फिर प्रॉपर्टी पे आता हूँ। इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, और याद रखिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होगा। एंड इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल नहीं है, इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स में पढ़ाया हुआ है कि अगर 1 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करे देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर इजी है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो वो खुद अपना ही मैट्रिक्स वापस निकलता है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर मैं एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करता हूं लेकिन वो नेगेटिव मैट्रिक्स निकलता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का ए का, तो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, पहले दो एग्जांपल से समझाता हूं, फिर मैं आता हूं एक्चुअल इसकी प्रॉपर्टी पे जहां आप उसको बेटर समझ पाएंगे। तो ये देखिए सिमेट्रिक की एग्जांपल देखिए। पहले एक मैट्रिक्स है 1 3 7 3 0 8 एंड 7 8 2, ये मैट्रिक्स ए है। अब बताइए ए टी क्या होगा, ये 3 क्रॉस 3 है बिकॉज़ मैंने कहा स्क्वायर के केस में एप्लीकेबल है। ए टी क्या होगा मैट्रिक्स, जरा देखिए इस रो को आप कॉलम बना के देखिए 1 3 7, इस रो को कॉलम बना के देखिए 3 0 8, इस रो को कॉलम बनाइए 7 8 2। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखिए भाई ये तो वही बात होगी, तो वापस ए ही निकला। और ये हुआ कैसे, ये तब हुआ जब मेरे पास R1 इज इक्वल C1, ये देखिए रो 1 इज इक्वल कॉलम 1। दूसरा देखिए R2 रो 2 308 इज इक्वल टू कॉलम 2, बिल्कुल ठीक है। एंड रो 3 इज इक्वल टू कॉलम 3। जब ऐसे हुआ तभी मैंने कहा कि ए टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इन मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक देख लीजिए, वो भी वही निकलेंगे लेकिन होगा क्या, वो जो है नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, -1 से खुद को मल्टीप्लाई कर लेगा। कैसे, तो यहाँ पे है a इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ पे है a, एक्चुअली ऐसे लिखेंगे ए टी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए टी इज इक्वल टू -a। अब कैसे, बहुत जरूरी पार्ट है, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, या तो सीधे पूछ लेंगे क्वेश्चन या कुछ ऑपरेशन करके पूछेंगे। कोई ऑपरेशन बोलेंगे इसमें आपको ऐसा ऑपरेशन ऐड लेस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करो। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दे दिया a, आपको बोलेंगे फाइंड 3 into 80, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 into 80 कैसे सॉल्व करते, 80 कैसे निकालते, a कैसे सॉल्व करते, या ऐसा करके कुछ बोला जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए ले लीजिए 0 1 -2 -1 0 3 और 2 -3 2 -3 4 0। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, तो क्या आएगा, इस रो को कॉलम बनाना है 0 1 -2, इस रो को कॉलम बनाना है -1 0 3, इस रो को कॉलम बनाना है 2 -3 0। अब दोनों मैट्रिक्स को गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो यही वापस बन जाएगा। तो बेसिकली इसका ट्रांसपोज है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो ये मेरे पास हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मैं गौर से देखूं तो मेरा रो 1 और कॉलम 1 आपस में, रो 1 इज इक्वल टू माइनस कॉलम 1, देखो मेरे पास 0 1 और -2 है, और कॉलम 1 क्या है 0 -1 2, यानी इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये तो प्रॉपर्टीज तो बहुत आसान है, आपको तो समझ आ गई कि अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A सिमेट्रिक है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A स्क्यू सिमेट्रिक है। बट इसका पर्पस क्या, ये है क्या, एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है जो बुक में नहीं है और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं बिकॉज आई डोंट फील लाइक लीविंग इट, वो क्या है, वो एक्चुअल में ये है। ठीक है, आपके बुक में नहीं है माइंड यू, बट ये आपको मेरे हिसाब से जरूरी पार्ट है। वो क्या है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी, पर लिखा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 3 क्रॉस 3 A क्रॉस A होगा।
कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इनटू, ठीक है, इनटू टू मैट्रिसेस। लॉजिकल है ये भी, टू मैट्रिसेस। कैसे? एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक्चुअल प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं 2 पे आपको करके दिखाता हूं, आप घर में 3 या 4 पे करके देखिए, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं एज सम ऑफ, मैं इसको ब्रेक दो पार्ट्स में, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। वो कैसे मेरे साथ देखेंगे? मेरे पास एक मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 लिया है, आप इसको जब करेंगे घर पे 3 क्रॉस 3 पे करके देख लीजिए। ये मैट्रिक्स है मेरा, कोई भी आप इसमें कोई भी ले सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 क्रॉस 2, आप 3 क्रॉस 3 करके कर लेना। मैं कह रहा हूं कि इस मैट्रिक्स में मुझे 2 मैट्रिक्स निकाल के दो, एक मैट्रिक्स बी और एक मैट्रिक्स सी, तो उन दोनों का सम ए के बराबर होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से निकाल के दो कि बी मेरे पास सिमेट्रिक हो और सी मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे 2 मैट्रिसेस में डिवाइड कर सकते हैं कि एक आपका सिमेट्रिक हो, एक आपका सेमी सिमेट्रिक, एक आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो। वो कैसे देख लीजिए। ये स्क्वायर है मुझे पता है, सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा। पहला स्टेप क्या है? ट्रांसपोज लूंगा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? आपको पता है इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये रो है, इसको कॉलम बनाइए, रो है, इसको कॉलम बनाइए, आप 3 पे भी कर सकते हैं। बन गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? 2 हिस्से करूंगा, हाफ हाफ। किसको? a प्लस ए ट्रांसपोज और a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है भाई, मुझे करने दीजिए, फिर आपको समझाता हूं कि अगर आप गौर से देखिए तो a ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए विच इज इक्वल ऑफ कोर्स a। तो मैंने a को ही 2 हिस्से किए, लेकिन ये करने से होगा क्या वो देख लीजिए। पहले आप निकालिए हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये देखिए 1/2, ठीक है, 1/2। 3 और 3 6, एडिशन है सिंपली, 5 और 1 6, ये भी 6 और ये -2, ठीक है। अब यहां देखिए 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 -1 इज इक्वल 0, ठीक है। अभी मेरे पास क्या कंडीशन आ गई? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। एक बार करके देखें। मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए एक्चुअल हम क्या करने चाहते थे। अब अगर मैं इसको लिखूं तो 1 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 3 3 3 3 -1, ये हो गया। और ये हो गया यहाँ पे 0 0 2 -2, ठीक है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी जिसको हम बोलेंगे, सी बोलेंगे, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? आंसर इज यस। अगर मैं इसके रोड्स ट्रांसपोज करूं तो सेम मैट्रिक्स बनेगा 3 3 3 -1। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? आंसर इज यस। क्यों क्यों सिमेट्रिक है? बिकॉज अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। आप यही चीज कल को घर में 3 क्रॉस 3 पे करना, तो मैंने यहाँ पे करके दिखाई आपको, ठीक है। अब अगर मैं इन 2 मैट्रिसेस को सम करूं तो देखिए क्या बन जाएगा। ए बनेगा, जहां से हमने शुरू किया था, ए बनेगा, ठीक है। ये देखिए 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और -2 3 और -2 1, -1 और 0 को ऐड करेंगे तो -1, ठीक है, बन गए। तो पॉइंट क्या है? आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के सम में ले आ सकते हैं। उल्टा बोले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप 2 हिस्से कर सकते हैं, ऐसे 2 हिस्से कि एक सिमेट्रिक हो एक स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोई भी मैट्रिसेस को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस को, ठीक है। विद दिस मुझे लगता है कि मैट्रिसेस वाले कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। अब हमारा पोर्शन जो बचा है डिटरमिनेंट्स का बचा है, ठीक है।
लेट अस मूव टू एग्जांपल्स जो हमारे पास है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 मैंने आपके लिए होमवर्क रखी थी, हाँ, बिकॉज मैंने कहा कि उस तरीके के मैं और एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल 6 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 4 मैंने आपके होमवर्क इसलिए रखी है बिकॉज वैसे एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाएंगे। ये मैंने बुक यहाँ पे आपके लिए, अब देखिए एग्जाम्पल्स कैसी इस पे है बुक में, उनको एक बार देखते हैं। कॉन्सेप्ट अब सारे पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता लिए, अब आपको जस्ट इलस्ट्रेशंस पे फोकस करना है। ये देखिए, पूरा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे बट आपको थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा ताकि आप उसको कर पाए। ये वाला मैंने करवा लिया तो ये आप पढ़ेंगे खुद। एग्जाम्पल 4 आपकी होमवर्क है, फोर्थ एग्जाम्पल होमवर्क है, और जो मैंने होमवर्क बीच में चैप्टर्स के जो मैंने डिस्कशन के बीच में होमवर्क थी वो तो आपको करनी ही करनी है। कुछ चीजें प्रूव करने के लिए दी थी और कुछ चीजें आपको मैंने कहा था कि खुद करेंगे हायर ऑर्डर पे। फाइंड ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर? ए यहाँ पे कैपिटल ए है तो इट मींस मैट्रिक्स ए इनटू ए, ठीक है। और ए जो है मेरे पास दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, ठीक है। हमें ए स्क्वायर इसमें निकालना है, तो बताइए कैसे, क्या को निकालना आएगा? आप कहेंगे 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 क्रॉस, ठीक है, बस ए स्क्वायर है, क्रॉस 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। क्या इनका मल्टीप्लाई हो सकता है? 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, इसके कॉलम्स इसके रोज 3 मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं जहां पे कैसे करेंगे। पहले करेंगे R1 C1, फिर यही R1 जाएगा कॉलम 2 में, फिर यही R1 जाएगा कॉलम 3 में, फिर R2 C1, फिर R2 C2, फिर R2 C3, फिर R3 C1, फिर R3 C2, फिर R3 C3। ऐसे करके आप इसको करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम जीरो है तो मैक्सिमम टर्म्स आपकी 0 0 0 0 हो जाएंगे। आप इस मल्टीप्लिकेशन को खुद करेंगे, और मैंने भी किया हुआ है, इसका आंसर आपको फाइनल निकलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आई, जिसको हम बोलते हैं आई। कैसे निकलेगा वो? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। हमने किया हुआ है, आप इसको करिए और करके मुझे बताइए आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। जितना हमने डिस्कशन किया उसके अंडर ही है, उसके बाहर ही क्वेश्चन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली, और मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत बार आपको आज डिस्कशन में करके दिखाया। आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, करके मुझे बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल रहा है, जिसमें आपको बताया। चलिए, ये क्वेश्चन है अच्छा, अब ये क्वेश्चन का पर्पस कुछ नहीं है, बस आपसे मैट्रिक्स के सारे ऑपरेशंस इसको देखने आपको आए नहीं आए। एक मैट्रिक्स दिया है जो दिया हुआ है, अब आपको बोला गया है, देखिए ध्यान से, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए माइनस 20i, और प्रूव करना है ये सारा इक्विवेलेंट तो है नल मैट्रिक्स के। ये जाएगा आपकी होमवर्क में, लेकिन मुझे क्यों ये डिस्कस करना है, इसमें काफी सारी चीजें इकट्ठे आ गई। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? इधर 20 इंटू आई, दो चीजें, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन का, और आई का मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे 20i किसके बराबर है? मुझे आप बताएंगे 20 20 20, ये 0 0 0 0 0 0, ये 20i का मतलब ये हो गया, ठीक है। ए आपको पता है, ए दिया हुआ है, ठीक है। 2a स्क्वायर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? a इंटू ए, 1 3 0 0 4 -6 -1 5 -7, इसको आपने इनटू करना है, यही मैट्रिक्स वापस
जो निकलेगा बाद में आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने भी अपने पास किया हुआ है। ठीक है, मैंने अपने पास किया हुआ है। आप भी जब करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन निकलेगा, वो निकलेगा ए स्क्वायर का खाली 1 6 6 15 14 15 माइनस 14 18। टाइम की बचत के लिए मैं नहीं कर रहा, बस कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर किसके बराबर होगा, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 2a स्क्वायर वाला मामला भी हल हो गया। अब है आप सवाल a क्यूब का। a क्यूब कहां से आएगा, a स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर से a से। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो जब आपके पास a क्यूब भी आ गया, 2a स्क्वायर भी आ गया, a स्क्वायर के बाद 2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस a तो आपको पता ही है माइनस a, और एक था 20i, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या है। बाद में आपने सिंपली इनको एडलेस करना है, तो जब आप देखेंगे आपका आंसर 0000 हो जाएगा। मैं अपने पास किया हुआ है, मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ। ठीक है, डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ इसमें जो भी एलिमेंट नहीं आपसे वाइंड या अनवाइंड हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि आज के डिस्कशन के बाद इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको होनी चाहिए। होप कि आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए पार्ट बी देखते हैं, या शायद आपके साथ करूं। पार्ट बी है कि ए जो है, हाँ, एक मैट्रिक्स है ए, वो है ए बी सी डी, ये ए मैट्रिक्स है। और आपको पता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, या यूनिट मैट्रिक्स 1 1 0 0, 2 क्रॉस 2 दोनों है। हमें दिखाना है ए स्क्वायर माइनस स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए विद ए प्लस डी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, काफी आसान सा पार्ट है, बस दिखने में ही डिफिकल्ट है। कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। क्या निकालना हमें, ए स्क्वायर। पहले हम ए स्क्वायर निकालें, पहले हम ए स्क्वायर निकालें, ए बी सी डी, और यहां भी सेम ही लिखना है पड़ेगा, ए बी सी और डी, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। क्या ये आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के काबिल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आप बोलेंगे यस। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो वुड गो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो ए बी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। देखिए ए बी को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले ए सी के साथ, अब इसी ए बी को मल्टीप्लाई करना है बी और डी के साथ। कैसे करेंगे, ए बी प्लस बी इंटू डी। अब सी डी के साथ सेम, ये हो गया ए सी, और ये हो गया डी इंटू सी, या सी इंटू डी एक ही बात है। अब लास्टली सी इंटू बी या बी इंटू सी एक ही बात है, और प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट हो गया ए स्क्वायर, यानी ये मेरे पास ये पोर्शन हो गया। अब इसको माइनस करना है मुझे, ए डी इंटू ए। पहले मैं ए डी इंटू ए कर लूं किसी जगह, ए माइनस डी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये, इंटू ए। ए तो मेरे पास यही वापस आ गया, ए बी सी डी। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या रूल है, सिंपली अपने टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस डी है, ए प्लस डी है, ए प्लस डी है, माइनस ए प्लस डी। ठीक है, पहले मैं ए प्लस डी से करता हूं, माइनस अपनी जगह, माइनस ए प्लस डी। पहले मैं ए प्लस डी से करता हूं, माइनस में अपनी जगह रखा ही है क्वेश्चन का। तो ए स्क्वायर प्लस ए डी, यहां पे ये हो गया सिंपल, यहां से सीधा मल्टीप्लिकेशन होगा बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ए बी प्लस बी डी, यहाँ पे हो गया ए सी प्लस सी डी, और यहाँ पे हो गया लास्टली ए डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो जब मेरे पास ये आया तो अब मेरे पास ऑलरेडी माइनस में है ये ए स्क्वायर के, मेरे पास टर्म आ गई। क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर माइनस दिस टर्म। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो मेरे पास आ गया, ऑलरेडी आ गया, मैंने निकाला हुआ है। माइनस वाली टर्म डाल देता हूं जो मैंने वहां पे निकाली है, क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए बी प्लस बी डी, यहाँ पे है ए सी प्लस सी डी, यहाँ पे है ए डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और बीच में मेरे पास क्या है माइनस। तो अब माइनस आपको पता है माइनस में क्या होता है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, सीधे माइनस करना है एलिमेंट्स को, पड़ा हुआ है सब्ट्रैक्शन में। तो जब मैं माइनस करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, बी इंटू सी
माइनस ए इंटू डी, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो है ही मेरे पास, नीचे देखेंगे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 इधर भी 0, यहां देखेंगे तो मेरे पास डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वापस वही चीज बच गया, b इंटू सी माइनस ए इंटू डी, तो ये मेरे पास आ गया इसका सोल्यूशन, किस वाले पार्ट का, और से देखेंगे मेरे पास आ गया इस वाले पार्ट का सोल्यूशन, ए स्क्वायर माइनस ए डी इंटू ए। अब मुझे कह रही है कि बी सी माइनस ए डी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ठीक है मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया मेरे पास, अगर आप याद करेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स, इसमें से जो स्केल है मैं उसको बाहर ले जा सकता हूँ, के जैसे आपने पढ़ा होगा, तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर 1 1 0 0, ठीक है, और ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये मेरे पास प्रूव हो गया, बहुत ही आसान सा पार्ट था, अगर आपने सारे ऑपरेशंस को ध्यान से समझा है तो सारी चीज यहाँ पे आपको यूज हो गई, स्केलर मैट्रिक्स और बाकी सब चीजें आपको यहाँ पे यूज हो गई, ठीक है। चलिए आगे की एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 8, आपकी होमवर्क में जाएगी, बस बता देता हूं क्या करना है। देखिए क्वेश्चन है, ए इज अ मैट्रिक्स, ए मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 -1 -1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और बी मेरे पास मैट्रिक्स है ए बी 1 1, ठीक है, दो मैट्रिक्स हो गए। अब वो कह रहे हैं कि a प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, पहले इनको ऐड कर लीजिए, तो क्या हो गया आपके पास ऐड करके 1 प्लस ए, ये तो 0 ही हो गया, खैर 2 प्लस बी, ये भी 0 हो गया, खैर 2 प्लस बी a1, यहाँ पे -1 है सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस बी, और -1 हो गया -2, ये मेरे पास क्या हो गया a प्लस बी। अब इसी a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज a प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो आप रूल यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रो 1 विल गो इनटू कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड एंड सो ऑन, ऐसे करके आपको एक मैट्रिक्स निकलेगा लास्ट में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, जो कि इसको निकला है यहाँ पे, ठीक है, और आपको भी सेम निकलेगा जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रूल्स जो हमने किए हैं। उसके बाद आपने क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले ए का स्क्वायर निकालेंगे अपने पास, जो कि ये आ गया, ए इंटू ए करेंगे, फिर बी का स्क्वायर करेंगे अपने पास, बी इंटू बी, जो ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड, तो कर लिया, तो आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आया जो है a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक मैट्रिक्स आया 2 क्रॉस 2 जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे अब अच्छा क्या है, बिकॉज ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, आप आपस में एलिमेंट्स को मिलाएंगे, जैसे इसने यहाँ पे मिलाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप खुद सॉल्व करेंगे किस बेसिस पे, जितना डिस्कशन हमने आज मैट्रिक्स पे किया हुआ है। यहाँ देखिए इसने कैसे इसके बाद किया, जब इसने दोनों चीजों को सॉल्व किया तो इसके बाद इन्होंने इसको इक्वेट किया, एक दूसरे के सामने लिखा, तो यहाँ मैट्रिक्स में काफी इजी पार्ट है, कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं, आपको पता है कि एलिमेंट सारे इक्वल हैं, तो सिंपली आप यहाँ से b उठा सकते हैं, b की वैल्यू 4 है, और यहाँ से आप उठाएंगे a माइनस 1 की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू 1 है, ठीक है, बिकॉज मैट्रिक्स में कोई इक्वेशन नहीं बनानी है आपने, जो एलिमेंट उसके सामने है वो इसके इक्वल है, हमने पहले ही पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, जिनके ऑर्डर्स इक्वल हो, जिनके एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है, तो ये मैं आपके होमवर्क में डालता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से करेंगे, कोई डिफिकल्टी आपको इसमें नहीं होगी, ठीक है, फाइन। एग्जाम्पल नंबर 10 11 आपका होमवर्क है, 12 में एक थोड़ी सी मिस्टेक है वो बताऊंगा, लेकिन 9 सॉल्व करने के बाद, ठीक है, 12 में थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, लेकिन बताऊंगा आपको 9 आपको बताऊंगा पहले 9 सॉल्व करने के बाद, 9 देख लीजिए। अब 9 को अगर आप जर्नली देखें तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, बट मैट्रिसेस चाहते हैं कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव समझे, और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर आप उसको मैट्रिक्स को एक बार भूल जाए, अब उसको मैथमेटिकली क्वेश्चन को पढ़े, तो आप बोलेंगे क्या क्वेश्चन है, क्यों, क्वेश्चन देखिए क्या है,
क्वेश्चन है a company employs 60 laborers from either of party A or B comprising of persons different age groups. एक कंपनी को 60 लेबर है, 60 लेबर एंगेज करने हैं अपनी फर्म। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आप पार्टी की जगह मान लीजिए लेबर जो सप्लायर होता है, ठीक है, लेबर एजेंसी जो होती है, एम्प्लॉय एजेंसी जो होती है, दो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है, एजेंसी नंबर ए, एजेंसी नंबर बी। एजेंसी ए से ले सकता है, एजेंसी बी से ले सकता है, उसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। और एजेंसी ए जो है वो बोल रही है कि हम आपको देंगे कैटेगरी 1 का लेबर 25, दिस कैन बी इग्नोर्ड। कैटेगरी 1 का लेबर 25 देंगे, कैटेगरी 2 के लेबर 25, कैटेगरी 3 के लेबर 15, तो हम आपको देंगे 25 25 15 1 2 3 कैटेगरी में। जबकि एजेंसी बी बोल रही है आपको देंगे 20 30 10, प्रिज्यूमिंग कि सब लोग सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। और रेट्स क्या है, कैटेगरी 1 के 1200, कैटेगरी 2 के 1000, कैटेगरी 3 के 600। अब आपको बताना है कि इकोनॉमिकल कौन, दोनों में से प्रेफरेबल कौन सा है। तो मैट्रिक्स को भूल जाए, मुझे लॉजिकली बताइए कैसे करेंगे। लॉजिकली करेंगे, पहले हम पार्टी ए का खर्चा कितना होगा, अगर पार्टी ए और पार्टी बी, अगर मैं पार्टी ए से टाई अप करूं तो पार्टी ए मुझे दे रही कैटेगरी ए के 25 जिनका रेट है 1200, कैटेगरी 2 के 25 जिनका रेट है 1000, कैटेगरी 3 के 15 जिनका रेट है 600। तो अगर मैं देखूं, पहला मेरे पास आएगा 25 इंटू 1200 30,000 30 के, ये आएगा 25,000 और ये आएगा 9,000, टोटल हो गया 30 25 और 9, ये हो गया 64,000। अब अगर मैं बी में देखूं तो मुझे क्या कर रहा है ऑफर 20 इंटू 1200 इक्वल टू 24,000, वो मुझे ऑफर कर रहा है 30 इंटू 1000 इक्वल टू 30 के, और लास्टली वो मुझे ऑफर कर रहा है 10 इंटू 600 इज इक्वल टू 6 के। तो ये हो गया मेरे पास 60,000। और मैं देखूं मेरे पास पार्टी बी का इकोनॉमिकल है, यही आंसर हो गया। बट मैट्रिक्स में क्वेश्चन डालने का मतलब क्या है कि आप उसको ऐसे करेंगे, एग्जाम में आप भले ही ऐसे करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स में क्वेश्चन डालने का मतलब क्या है, ये डालने का मतलब है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की यूटिलिटी समझे, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करूं और इस इंफॉर्मेशन को भी मैट्रिसेस में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो क्या मैं इस सॉल्यूशन पे आ सकता हूं, एक बार देखेंगे, ये पर्पस है बस। और क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसने पूरा यहाँ पे नहीं दिखाया, आपको पूरा एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले इसने मैट्रिसेस बनाया, पार्टी ए और कैटेगरी का मैट्रिसेस बनाया। वो कैसे, ऐसे एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, पार्टी वर्सेस कैटेगरी, मैंने कहा 25 25 15 दे रहा है ये, और ये दे रहा है 20 30 10, यानी यहां से ये पार्टी ए पार्टी बी, और यहां से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, कॉलम्स रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज एंड रोज रिप्रेजेंट्स पार्टीज। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया ऐसे 25 25 15 20 30 10, ओके फाइन विद इट, ऐसे मैंने बनाया एक मैट्रिक्स। इसका मुझे आप बताएंगे मेरे पास ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर बताएंगे। 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है, पड़ा हुआ है। अब एक मैट्रिक्स बनाएंगे रेट्स का, रेट मैट्रिक्स, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, हो गया रेट मैट्रिक्स। तो रेट क्या है, इसी कैटेगरी 1 के, कैटेगरी 1 के रेट है 1200, कैटेगरी 2 के रेट से 1000, कैटेगरी 3 के रेट से 600। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे 3 क्रॉस 1। अब बताइए क्या मैट्रिक्स आप इसमें फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन है, आप बोलेंगे यस है, क्यों है, यहाँ के कॉलम्स यहाँ के रोज इक्वल है। अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कैसे करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये जो है दिस रो विल गो इनटू दिस कॉलम, ठीक है, तो क्या आएगा 25 इंटू 1200 प्लस 25 इंटू 1000 प्लस 15 इंटू 600, और नीचे क्या आएगा 20 इंटू 1200 प्लस 30 इंटू 1000 प्लस 10 इंटू 600, वो आ गया 64,000 60,000। तो हम वहां से वही चीज से पहुंचे, तो यहाँ पे पर्पस ये था। तो सिमिलर लाइंस पे जो फर्दर एग्जांपल्स, एग्जांपल 4 सिमिलर लाइंस पे है, एग्जांपल 10 सिमिलर लाइंस पे है, ठीक है, एग्जांपल 11 सिमिलर लाइंस पे, तो मैं इसको रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका,
सिमिलर लाइंस पे है। आप उसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 12 भी सिमिलर लाइंस पे, उसमें मुझे एक चीज बतानी है कि उसमें एक मिसिंग है उसमें थोड़ा सा, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ और मैं वाइंड अप करता हूँ। ये आ गया, बस एक थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट बोल सकते हैं, बट सोल्यूशन ठीक किया हम लोगों ने। ये यहाँ पे है, सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये है। 3 firms ABC supplied 40, 35 and 25 truckloads of stones. एक कंपनी है, उन्होंने स्टोन जो है वो कितने कितने दिए हैं, 40 ट्रक्स, 35 और 25 ट्रक्स, एंड 5-8 ट्रकलोड्स ऑफ सैंड। यहाँ पे 5-8 नहीं, यहाँ पे है 10, 5 और 8, यानी 10, ए ने 10 दिए है सैंड, बी ने 5 टैंकर दिए है, ट्रक दिए है सैंड के, और सी ने 8 टैंकर दिए, 8 सॉरी ट्रक दिए है सैंड के। तो उनके रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमें निकालनी है पेमेंट। तो ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं, पहले वाला जैसे क्वेश्चन ही है, और बट मैट्रिक्स डाल के आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। 40, 35, 25 और 10, 5 और 8, ये देखिए लीजिए, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स बना लिया, 40, 35, 25, 10, 5, 8, ये फर्म्स के नाम और ये मटेरियल जो सप्लाई किया है। कॉस्ट हमें पता है 1200, 500 है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए की पेमेंट ये बनी, बी की पेमेंट ये, सी की पेमेंट ये, फिर हमने अमाउंट निकल गई, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंचे इस चैप्टर में, हमें चैप्टर में पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद करनी है एक्सरसाइज में, एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मेरी जो अभी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, 2 लेक्चर्स और लगेंगे, ठीक है। पहला ये और दूसरा ये। एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, जितने हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं, अगर आप चाहे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अगर आप अभी होमवर्क करना चाहते हैं, जितना मैंने दिया उसके अलावा आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, टर्मिनेंट्स वाले पोर्शन को छोड़ के। तो ट्राई करना चाहते हैं करिए, नहीं भी करना चाहते मैं पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस खुद करवाऊंगा, बाकी आप कर लीजिए, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स और लगने वाले हैं, तो हमारा 6th चैप्टर हो जाएगा मैथमेटिक्स में कंप्लीट, फिर हमारे जस्ट 2 चैप्टर्स बचते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।